सुस्वागतम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब कुशल मंगल ही होंगे। तो आज हम देख रहे हैं जो 2011 में जो परीक्षा हुई थी, यानी कि 2016 में जिसका एग्ज़ाम हुआ था जून 2016 में, उसका आज हम देख रहे हैं सॉल्व। और सॉल्व करना इसलिए भी ज़रूरी है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, या फिर कई बार आयोग कई जो प्रश्न होते हैं उन्हीं को उठाकर रख देता है, तो हमें जो है विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ जो ये प्रश्न होते हैं इसमें कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में पूछे जाना बहुत संभव होता है। ठीक है, तो प्रश्न है आपके सामने, खेत किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? खेत किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? ए धरती, बी कृषि, सी मैत्री या डी अक्षी। तो जो खेती है किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो ये है कृषि का तद्भव रूपांतरण। अक्षी अगर देखा जाए तो अक्षी आँख का होता है। मैत्री यानी कि मित्रता का है। ये धरती अर्थात जो हमारी पृथ्वी है उसके लिए। तो सही आंसर क्या होगा? कृषि। अगला प्रश्न है, डंडा शब्द है तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशज। डंडा शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये जो शब्द है ये शब्द है तद्भव शब्द। डंडा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? दंड होगा। ये भी लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा ए सूर्योधन उदय, बी सूर्यधन उदय, सी सूर्यधन उदय या फिर डी सूर्यधन उदयम। तो क्या होगा सूर्योदय का संधि विच्छेद? तो यहाँ पर होगा सूर्य धन उदय, और इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें गुण संधि होगी। अगला प्रश्न है, किस संधि में स्वरों का परिचय य रे ले वे में होता है? अयादि, गुण, वृद्धि या यण संधि। किसमें जो है य रे ले वे में हो जाता है स्वरों का परिवर्तन? ए अयादि, बी वृद्धि, सी गुण या और डी यण संधि। तो किस में होता है? यण संधि में। अगला प्रश्न है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए ना धन अक, बी नौ धन अक, सी ने धन अक। क्या होगा ये बताना है। तो सही होगा ने धन अक, नायक। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें अयादि संधि है। अगला प्रश्न है, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया है? यानी कि ध्वनि संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया है? दंडी, मम्मट, विश्वनाथ या आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया है? तो ध्वनि संप्रदाय का परिवर्तन आपको पता ही है, आनंदवर्धन जी ने किया है। अगला प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? ध्वनि संप्रदाय को अगर प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो आनंदवर्धन को। और व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है बताना है। ए आनंदवर्धन, बी आचार्य कुंतक, सी अभिनव गुप्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि संप्रदाय को का जो व्यवस्थित करने का श्रेय जाता है अभिनव गुप्त को। अगला प्रश्न है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी या डी पहाड़ी हिंदी। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो ये है पश्चिमी हिंदी की ये उपभाषा की ये बोली है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? व, ब, रे या ल। कौन सा जो है अंतस्थ ध्वनि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वो है ब। और कौन कौन सी होती है? य, र, ल, व। य, र, ल, व। अगला प्रश्न है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है, यानी कि कहाँ से उच्चारित होते हैं? ए तालव्य, बी दंत्य, सी कंठ्य या डी ओष्ठ्य। कहाँ से जो है ये द ध्वनि का उच्चारण होता है, या उच्चारण स्थान इसका बताइए। तो द का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत्य। और दंत्य में आपका त था, द, ध, न, ये सब जो है हमारे
दंते के उच्चारण स्थान है। तालव्य में अगर देखा जाए तो चैवर, जिसमें च छ ज झ, साथ में कंठीय में कैवर्ग कै ख गै घ ग, ओष्ठ्य में पै फ भै भ मैं, और मूर्धन्य में ट ठ ड ढ ण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या मालवी। कौन सी जो है राजस्थान की बोली नहीं है? तो बुंदेली नहीं है। बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली या उपभाषा। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसको बोलते हैं बोली। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? ए नगढ़, बी अर्धमागधी, सी खस, डी मागधी। किसमें जो हुआ है पूर्वी हिंदी का विकास, किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। जो मागधी है इसकी जो भाषा है वो है बिहारी हिंदी। मागधी से बिहारी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पद्धति, रास या इहा। तो अपभ्रंश भाषा का सुप्रसिद्ध छंद था पद्धति। पद्धति नहीं है, पद्धति है ये। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र या सोमप्रभ सूरी। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू जी ने, और इन्होंने क्या लिखा है? पौम चरु की उन्होंने रचना की है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। देवनागरी लिपियों में स्वर कितने हैं ये बताना है। 11 है, 12, 13 या 14। कितने हैं देवनागरी लिपि में स्वर? तो देवनागरी लिपि में 11 स्वर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, और वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? तो 52 ध्वनियाँ मानी जाती हैं, व्यंजन 33। अगला प्रश्न है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। पश्चिमी हिंदी कौन सी नहीं है ये बताना है। तो इसमें से कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है। ये कौन सी की है? तो ये है पूर्वी हिंदी की। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन ये किसका है? ये किसका कथन है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ए केशवदास, बी भिखारीदास, सी देवकवि या डी चिंतामणि। किसका है ये कथन? तो ये है देव कवि का। अगला प्रश्न है, को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर में कौन सी व्यंजना है? ए शाब्दी व्यंजना, बी आरती व्यंजना, सी रस व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सी व्यंजना है? इसमें है शाब्दी व्यंजना। कौन सी व्यंजना है इसमें? शाब्दी व्यंजना। अगला प्रश्न है, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? किस शब्द शक्ति की प्रतीति पहले हुआ करती थी? ए व्यंजना, बी लक्षणा, सी अभिधा या डी इनमें से कोई नहीं। तो किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? तो ये अभिधा की पहले हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ए वैदिक संस्कृत से, बी लौकिक संस्कृत से, सी सौरसैनी अपभ्रंश से या डी प्राकृत अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसैनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, दृग उर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चितप्रीत में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, असंगति, विभावना या निदर्शना। कौन सा इसमें अलंकार है?
तो इसमें कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है। दृग उर्जत, टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर, चितप्रीति, इसमें असंगति अलंकार है। अगला प्रश्न है, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए तो जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्यशास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? रस का, अलंकार का या ध्वनि का? जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, यह किसका लक्षण है? ए रस का, बी अलंकार का, सी ध्वनि का, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका है? तो ये है ध्वनि का। अगला प्रश्न है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है बताना है। कौन सा रस इसमें है? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, कौन सा इसमें रस है? ए श्रृंगार, बी करुण, सी हास्य या डी वीर रस? इसमें कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस का ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 11, बी 12, सी 16 या डी 18? चौपाई छंद जो है एक सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होगा? दोहा का विपरीत छंद सोरठा, ए सोरठा, बी दोहा, सी चौपाई, डी कुंडलिया। दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा है? तो ये है सोरठा, दोहा का विपरीत छंद है। अगला प्रश्न है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? यमक, बी श्लेष, सी अनुप्रास, डी उत्प्रेक्षा। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होता है वहाँ पर? अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की ये परिभाषा है। अगला प्रश्न है, रस की संख्या 8 किसने मानी है? ए मम्मट ने, बी विश्वनाथ ने, सी भरत मुनि ने या डी अभिनवगुप्त ने? और ये जो है रस की संख्या 8 किसने मानी है या भरत मुनि ने कितने रस माने हैं, ये किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि ने 8 मानी है, जबकि अभिनवगुप्त ने जो है रसों की संख्या मूलतः 9 मानी है। और मम्मट और विश्वनाथ ने रसों की संख्या अपने ग्रंथ में 11 मानी है। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? ए 10, बी 9, सी 33, डी 25। संचारी भावों की संख्या, तो संचारी जो भाव हैं उनकी संख्या 33 मानी गई है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में ये संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। अगला प्रश्न है, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ए ओज, बी प्रसाद, सी माधुर्य या डी ये सभी। वीर रस का प्रधान गुण कौन सा होता है? तो इसमें क्या होता है? वीर रस में ओज इसमें प्रधान गुण होता है। माधुर्य गुण काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार के लिए प्रयुक्त किया जाता है और प्रसाद गुण सभी रसों के लिए। अगला प्रश्न है, राम को रूप निहारति जानकी, कनक के नग की परछाई, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाई में कौन सा रस है? ए हास्य रस, बी करुण रस, सी शांत रस या डी श्रृंगार रस? तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? तो यहाँ पर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांत है। हमारी यात्रा जो है इस यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार कौन है? ए भगवान दास शर्मा, बी कल्याण चंद्र, सी लोचन प्रसाद पांडे या डी यशपाल जैन। कौन है हमारी यात्रा, ये जो यात्रा वृत्तांत है इसके रचनाकार या इसके यात्रा वृत्तांतकार? तो कौन है? लोचन प्रसाद पांडे इसके यात्रा वृत्तांतकार हैं।
यशपाल की अगर देखी जाए तो यशपाल ने लिखी थी रूस के 46 दिन यात्रा वृत्तांत, इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। रेखा चित्रकार कौन है इसके? अमिट रेखाएं के संस्मरणात्मक ये रेखा चित्र है, तो इसके कौन है रेखा चित्रकार? तो विष्णु प्रभाकर, बी सत्यवती मलिक, सी देवेंद्र सत्यार्थी, डी शिवपूजन सहाय। अमिट रेखाएं ये किसका है? तो ये है सत्यवती मलिक, मलिक यानी सत्यवती मलिक। यादों के काफिले जो है वो देवेंद्र सत्यार्थी का है। शिवपूजन सहाय का है वे दिन वे लोग, और विष्णु प्रभाकर के जो संस्मरण हैं वो हैं जाने अनजाने यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत, समानांतर के स्वप्न पुरुष। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा के रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? ए अतीत के चलचित्र, बी पथ के साथी, सी स्मृति की रेखाएं, या डी उपरोक्त सभी। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो है पथ के साथी ये इनका रेखा चित्र नहीं है, ये क्या है? संस्मरण है ये। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, कौन सा नहीं है? अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वासु का विज्ञान मंदिर, कौन सा नहीं है? तो ये है इधर उधर की बातें। ये इधर उधर की बातें किसका है फिर? राम कुमार खेमका का ये संस्मरण है। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आत्मकथा लिखी है उसका क्या नाम है? ए तरुण के स्वप्न, बी परिव्राजक की प्रजा, सी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, डी आत्मनिरीक्षण। कौन सा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा है? तो कौन सी है? तरुण के स्वप्न इनकी आत्मकथा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आत्मनिरीक्षण जो है आत्मनिरीक्षण है सेठ गोविंददास की। परिव्राजक की प्रजा ये भी सेठ गोविंददास की है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और ये अपूर्ण है। अगला प्रश्न है आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए नागार्जुन, बी शिवपूजन सहाय, सी फणीश्वरनाथ रेणु, डी शिव प्रसाद सिंह। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो माना जाता है सी फणीश्वरनाथ रेणु, सही बिल्कुल उत्तर है। और इनके जो हैं रेणु के प्रमुख उपन्यास जिसमें मैला आंचल 1954 का, परती परिकथा, दीर्घतम तब्बा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय ये इनका अपूर्ण है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसको प्राप्त है? हिंदी के पहले रिपोर्टाज लेखक कौन है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी शिवदान सिंह चौहान, डी बदन आनंद कौशल्यानंद। ये क्या है? बदंत आनंद। तो कौन सा होगा हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का से? तो वो कौन है? शिवदान सिंह चौहान हैं। और इन्होंने लिखा था लक्ष्मीपुरा जो रूपा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1938 में। अगला प्रश्न है विवेक की राय द्वारा रचित जो है बाढ़ 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 ये जो कृति है हिंदी साहित्य की किस विधा की ये प्रसिद्ध रचना है? जीवनी परक रचना है, रेखा चित्र है, संस्मरण परक है, या रिपोर्टाज साहित्य है? ये बाढ़ 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 तो ये किस प्रकार की रचना है? ये है एक रिपोर्टाज साहित्य विवेकी राय का। अगला प्रश्न है आलोक पर्व निबंध के रचनाकार है? ए विद्यानिवास मिश्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी प्रभाकर माचुए, डी कुबेरनाथ नारायण राय। तो कौन है आलोक पर्व निबंध के रचनाकार? तो कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आलोक पर्व निबंध के निबंधकार है।
अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी जीवनी, डी आत्मचरित। आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर के जीवन पर आधारित है, 1974 में जो रचित है, ये है विष्णु प्रभाकर की किस प्रकार की जीवनी परक ये रचना है। जीवनी परक उपन्यास इसको बोला जाता है, ठीक है। तो जीवनी परक ये उपन्यास है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा, अगर जीवनी नहीं होता तो उपन्यास सही होता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? ए रामविलास शर्मा, बी अज्ञे, सी अमृत राय, डी विष्णु प्रभाकर। कौन जो है जीवनी लेखक नहीं है, जिसने जीवनी नहीं लिखी है? तो रामविलास शर्मा ने मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज नाम से जीवनी लिखी है। और जो है अज्ञे ने, रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्यिक साधना निराला पर लिखी है। इसके साथ साथ विष्णु प्रभाकर का अगर देखा जाए तो विष्णु प्रभाकर ने अभी देखा ही था शरद चंद्र पर लिखी है ये जीवनी आवारा मसीहा नाम से। अमृत राय ने कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। अज्ञे ने जीवनी नहीं लिखी है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित था? ए गोदान, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, डी सेवा सदन। कौन सा उपन्यास है जो है गांधीवाद से प्रभावित इनका है? तो कौन सा है? रंगभूमि इनका गांधीवाद से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ए अंधा युग, बी कनुप्रिया, सी ठंडा लोहा, डी हरी घास पर क्षण भर। तो बताइए, अंधा युग ये भी इन्हीं का रचना है, कनुप्रिया भी, ठंडा लोहा भी और हरी घास पर क्षण भर किसकी है? तो ये अज्ञे की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? ए इंदुमती, बी 11 वर्ष का समय, सी दुलाई वाली, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी जो रचना है हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो कौन सी रचना मानी जाती है? तो वो मानी जाती है इंदुमती, ये पहली कहानी मानी जाती है। 1900 ईस्वी की ये समय है। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? ए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी सुदर्शन, डी पांडे बेचैन शर्मा। तो कौन है हार की जीत कहानी के लेखक? तो कौन है हार की जीत कहानी के लेखक? सुदर्शन इसके कहानी के लेखक है। साथ ही साथ इनकी और भी कहानी है, सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ए भारत दुर्दशा, बी नील देवी, सी प्रेम जोगनी, डी रणधीर प्रेम मोहिनी। कौन सा जो है भारतेंदु जी का नहीं है? तो भारत दुर्दशा, नील देवी और प्रेम योगिनी इन्हीं की रचना है, इन्हीं के नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी जो है वो है लाला श्रीनिवास दास का, लाला श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेव वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसको छायावाद युग का प्रवर्तक माना जाता है? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग लोगों को माना है, लेकिन मूलतः किसको माना जाता है? सर्वमान्य मत में जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद युग का प्रवर्तक स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? ए यथार्थवाद, बी रूपवाद, सी पदार्थवाद या डी समाजवाद। प्रगतिवाद के अंदर कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद भी है, पदार्थवाद यानी कि भौतिकता भी है, समाजवाद भी है, लेकिन रूपवाद नहीं है। अगला प्रश्न है, दो राह समय के रथ का धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्ति किस कविता से उद्धृत है?
किसकी कविता से उद्धृत है? ए शिवमंगल सिंह सुमन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त, डी महादेवी वर्मा। तो ये किसका है? रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, आगे किस पत्र के संपादक रहे हैं? ए विशाल भारत, बी दैनिकी, सी दिनमान या डी ये सभी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दैनिक की जगह अगर सैनिक होता तो इसमें ये सभी आता, तो इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को विवादित रूप में छोड़ दिया था। इसलिए हम इसमें सैनिक समाचार पत्र के साथ इसको हम शुद्ध कर देते हैं। इन्होंने दैनिक समाचार नहीं लिखा था, दैनिक समाचार पत्र में संपादक नहीं थे, ये सैनिक समाचार पत्र में संपादक थे, इसी कारण हम इसको ये सभी मान सकते हैं। लेकिन दैनिक के कारण इसमें से ये कोई सभी नहीं होगा, इसलिए आयोग ने इसे जो है फॉल्स में डाल दिया था। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की कविता है? ए उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, बी प्रकृति चित्रात्मक, सी न्याय जागरण परक या डी नारी चेतनात्मक। कौन सा होगा द्विवेदी युग की कविता? तो द्विवेदी युग की कविता जो है वो उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक इनकी विशेषता रही है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? ए भारत भारती, बी रंग में भंग, सी द्वापर, डी साकेत। मैथिली शरण गुप्त ने उपेक्षिता नारी पात्र को किस में दिखाया है? तो ये दिखाया है साकेत में, और साकेत में जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है उसका यहाँ पर चित्रण किया है। साथ ही साथ इन्होंने यशोधरा, विष्णुप्रिया में भी उपेक्षिता नारी पात्रों को दिखाया है। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली यह कथन किसका है? ए महादेवी वर्मा, बी प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, सी पंत, डी निराला। मैं नीर भरी दुख की बदली यह कथन किसका है? तो यह महादेवी वर्मा जी का कथन है। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ए महादेवी वर्मा, बी कीर्ति चौधरी, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी वंदना वाजपेयी। किसको हिंदी की आधुनिक मीरा कहा जाता है? हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा या आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। अगला प्रश्न है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, सततैया, बिहारी बोधिनी। कौन सी जो है बिहारी की रचना है? तो बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। कहीं कहीं सतसई भी देखने को मिलती है, कई जगह सतसई भी बोलते हैं। और इसमें जो इनकी रचना है बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं, लेकिन जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जो संपादन किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से, उसमें 713 दोहे दिए हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? ए माधुरी, बी मर्यादा, सी कविवचन सुधा या डी सरस्वती। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो भारतेंदु जी ने कविवचन पत्रिका का संपादन किया है इनमें से। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी के किसने जिस नाटक में स्वयं अभिनय किया है, कौन सा नाटक है वो? ए जानकी मंगलम, बी जानकी भरत, सी परवे रामायण या डी अंधेर नगरी। तो किस में किया है इन्होंने? जानकी मंगल में इन्होंने स्वयं अभिनय किया था और इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केत की कहानी, बी परीक्षा गुरु, सी सौ जान एक सुजान, डी चंद्रकांता। तो जो है परीक्षा गुरु, इसी से आधुनिक उपन्यास की शुरुआत मानी जाती है। 1882 ईस्वी का ये उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित ये उपन्यास है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है,
और आज की जो क्लास का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि 125 प्रश्न जो हैं पूछे गए थे, जिसमें से 60 हम आज देख लेंगे और बाकी के जो प्रश्न हैं वो कल की क्लास में देख लेंगे, यानी कि इसके सेकंड पार्ट में देख लेंगे, जिससे कि जो आपको क्लास है बोरिंग भी ना लगे और आप जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। और अगर ना मिले तो क्लास जो है आपके इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या है, दृगुर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर्चित प्रीति, यह कथन किसका है। अच्छा, ये प्रश्न 2 तरीके से पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अच्छा किसकी ये कथन है, तो ये है बिहारी का। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी जो क्लास को आगे बढ़ाते हुए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।